हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस विद PDF नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ करवाए जा रहे हैं। जो आपके PDF नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली क्विज प्रोवाइड किया जा रहा है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको करना क्या, दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल्स को, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अब आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 हमारी बिजनेस चैट और रिसर्च मेथड्स की स्टार्ट की हुई है, और उसका अगला टॉपिक आज कवर अप करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शिफ्ट होते हैं अप्रॉक्स 2:39 के अराउंड। यहाँ ज़्यादा हो गया, पीछे चलना पड़ेगा अभी थोड़ा। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आगे अभी ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। हाँ, जो आज हमने करना है वो हमने करना है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। उसमें हमने पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, उसके मेथड्स क्या हैं, सैम्पलिंग के प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। देखो, जो सैम्पलिंग और एस्टिमेशन में बहुत की कंपोनेंट्स हैं इन्फरेंशियल्स चैट के, जिसमें इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो। मतलब आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल बना दोगे, सैंपल को एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, और फाइंडिंग्स आपकी कंक्लूजन्स होगी, उनको फिर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अब हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं सैम्पलिंग और एस्टिमेशन के कुछ कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन, बारी बारी वर्ड यूज होगा। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? देखो, पॉपुलेशन होता है जो आप पूरा एंटायर ग्रुप इंडिविजुअल्स या एलिमेंट्स का स्टडी करने जा रहे हो। मतलब एक जो पूरा एंटायर, मतलब पूरा का पूरा जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का या एलिमेंट्स का, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आपने स्टडी करनी है, उसे हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। अब ये लार्ज और डाइवर्स होते हैं। देखो, पॉपुलेशन में पूरे एंटायर होने का कारण, अगर एंटायर के एंटायर इंडिविजुअल्स या एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बनाऊँ, अगर तो आपने एक स्कूल में सर्वे करना है कि स्कूल में मेल्स चाइल्ड कितने हैं, फीमेल चाइल्ड कितने हैं, मतलब आपको पूरे स्कूल को जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, उनको स्टडी करना पड़ेगा ना। सो दैट विल बी कॉल्ड द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो आपके पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज और डाइवर्स होगी, जिसके लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। देखो, जब आपने सारी की सारी अपनी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना है, यानी जितना इंटायर ग्रुप है इंडिविजुअल्स को, उससे डाटा कलेक्ट करना, वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल चीज़ है इंटायर पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना। सो उसी के लिए ही सैंपल को बनाया जाता है। अब सैंपल क्या है? देखो, सैंपल होता है पॉपुलेशन का सबसेट। डाटा कलेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप क्या करते हो, आप ऐसा कुछ बंदे पूरी पॉपुलेशन से चुन लेते हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर 10,000 बंदा आपकी पॉपुलेशन में है, तो आप 1,000 बंदा ऐसा चुन लोगे जो आपके 10 के 10,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है। यानी आप सैंपल पे पूरी एनालिसिस करोगे कंट्रोल्ड कंडीशन में, जो भी आपने करना है, जो उसकी फाइंडिंग्स आएगी, फिर आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे जर्नलाइज कर दोगे। तीसरा आता है सैंपलिंग। सैंपलिंग वो प्रोसेस है जिससे आप पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज करते हो। अब आपने किस तरीके से सैंपल बनाना है, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, क्या ट्रेड्स चाहिए, क्या आपके बेसिस है, वो सब कुछ सैंपलिंग के प्रोसेस में आ जाता है। बेसिकली मुद्दा यही है, जो सैंपल है एक तो वो अनबायस्ड होना चाहिए और पूरा के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट वो करता होना चाहिए। अब जब आपके आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं सैंपल में और पॉपुलेशन पैरामीटर्स में, वो हर एक सैंपल आपका पॉपुलेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपका 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपने 10 लाख बंदों को स्टडी करना है, अगर आप 1 लाख बंदा को ऐसा सैंपल बना लेते हो, मतलब दोनों में आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो 1 लाख बंदे 10 लाख बंदों का पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका सैंपल बहुत अच्छा है। ये स्टेटमेंट पेपर में पूछी गई थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितना आइडेंटिकल सैंपल और पॉपुलेशन पैरामीटर्स होंगे, उतना ही सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, उतने ही अच्छे से हम जो फाइंडिंग्स हमें सैंपल से मिल रही है, हम उनको जनरलाइज करके पूरी पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं। आगे आता है एस्टिमेशन। देखो, एस्टिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप सैंपल डाटा को यूज करके एस्टिमेट करते हो, इन्फर करते हो पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब चीजें वही हैं, सिर्फ एक वर्ड बदल गया। यानी जो आपने ऑपरेशंस कैरियर, अब आप जो ऑपरेशन सैंपल्स आप पॉपुलेशन पे कैरी आउट करना चाहते हो, आप वो ऑपरेशन
कैलकुलेशंस को सैंपल पे कैरी आउट करते हो, सैंपल का डाटा यूज करके, ताकि आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पता चल सके। यानी इसमें आप पॉइंट एस्टिमेट, इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, यानी आप एक तो पॉइंट एस्टिमेट्स निकालते हो यानी जो सिंगल वैल्यूज होती हैं, और दूसरा इंटरवल एस्टिमेट्स आ जाते हैं जो आपको रेंज होती है एक वैल्यू की, यानी इन बिटवीन जिसके वैल्यूज लाई करेंगी। अब ये आप अपने पॉपुलेशन अपनी सैंपल पे निकालोगे, जो मतलब सैंपल को यूज करके, सैंपल के डाटा को यूज करके आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकालोगे, ठीक है। अब आगे आती है एक प्रॉपर्टीज क्या है गुड पॉइंट एस्टिमेटर की। देखो मैंने पॉइंट एस्टिमेशन आपको बता दी, यानी जहां पे सिंगल वैल्यूज कैलकुलेट होती है। अब देखो खुद ब खुद तो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी नहीं, यानी आपको कोई ना कोई तो एस्टिमेटर चाहिए। अब आपका जो पॉइंट एस्टिमेटर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी बीइंग अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। सबसे पहले तो एफिशिएंसी। देखो जो एक एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है वो बनता है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस को अचीव करता है अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। यानी कहने का सिंपल, पहले ध्यान से समझो, एन एफिशिएंट एस्टिमेटर इज द वन दैट अचीव्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर। देखो एस्टिमेटर्स आपके बहुत अलग अलग होंगे, यानी जो बंदा जिसका सबसे कम वेरिएंस है, कम डेविएशन है, मतलब कम वेरिएशन या डाटा वेरिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी एन एफिशिएंट एस्टिमेटर। अब ये सारे एस्टिमेटर्स के अमंग होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब एस्टिमेटर आपको वो प्रिसाइज और एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज अ वन दैट कन्वर्जेस द टू दी ट्रू पैरामीटर वैल्यू एज अ सैंपल साइज इंक्रीज। सिंपल कहने का मतलब देखो, एक एस्टिमेटर तब एफिशिएंट होगा, तब वो कंसिस्टेंट होगा जब उसने पहले अपनी सारी कैलकुलेशन सैंपल पे कर दी। अब हम अगर सैंपल का साइज धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो उसकी जो ट्रू पैरामीटर्स पॉपुलेशन की वैल्यू है ना, उसके नज़दीक हम पहुंचते जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप सैंपल का ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो आप धीरे धीरे जो आपका डिफरेंस है सैंपल और पॉपुलेशन पैरामीटर में वो खत्म होता जाएगा, आप पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके तक पहुंचते जाओगे। जो आपका एस्टिमेटर है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और उसका जो डाटा कलेक्टेड है वो वर्दी होगा और बीइंग स्टडी। अब तीसरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है अनबायस्डनेस। देखो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो बंदा जो ऑन एन एवरेज आपको एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है जो इक्वल है कहीं ना कहीं जो आपके ट्रू पैरामीटर की वैल्यू के बराबर। मतलब जो आपको एस्टिमेशंस के बाद आपकी वैल्यूज आएंगी वो कहीं ना कहीं आपके ओरिजिनल वैल्यूज के बराबर ही होती है। सो इसका मतलब क्या होगा, एस्टिमेटर डज नॉट सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द पैरामीटर। मतलब वो जो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, जो उसके एस्टिमेशंस की वैल्यूज निकलेंगे वो ना तो ज्यादा होंगे ना तो कम होंगे, वो अप्रोक्सीमेशन में ट्रू वैल्यू के बराबर ही होंगे। अब एक लाइन आई थी, वो कहते हैं इन दी सैम्पलिंग थ्योरी द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन द सैंपल यूनिट्स आर इंडीड कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैट। देखो जो आप सैंपल डाटा का यूज करके उस पे स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करके जो वैल्यूज फाइंड करते हो उसको वैल्यूज ऑफ स्टैट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्या था, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आर इंडीड द मेन बेसिस ऑफ सैंपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज पेपर में बहुत बार पूछी गई है। यानी अगर आप अपने पॉपुलेशन का से जो आपने सैंपल को ड्रॉ किया उसको चाहते हो कि वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको दो लॉस यूज करनी पड़ेंगी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और दूसरी है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब आगे आते हैं मेथड्स क्या सैम्पलिंग के। देखो बेसिकली दो ही मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर बहुत टाइप्स है। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो यानी जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब ये वो मेथड है जिसमें रैंडम सिलेक्शन होती है, यानी हर एक एलिमेंट जो पॉपुलेशन का वो आपको पता है, वो आपके नजर में है, वो नोन है और उसका इक्वल चांस है कि वो हर एलिमेंट पॉपुलेशन में उसके पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट होगा सैंपल में। दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बहुत कॉमन मेथड्स हैं इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ जाता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होगी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी। सो सबसे पहले करते हैं क्लस्टर और जिसका दूसरा नाम है एरिया सैंपल। देखो ये एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जिसमें पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है या एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर एक रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर और एरिया को चूज करें। यानी आप पहले पॉपुलेशन को क्लस्टर्स और एरियाज में डिवाइड करोगे, फिर एक रैंडमली एक क्लस्टर या एरिया को चूज कर लोगे। अब जो सारे इंडिविजुअल्स वो सिलेक्टेड क्लस्टर या एरिया में आए उन सभी को सैंपल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें जो आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट्स है पहले उनको एक कोई भी ऑर्डर में ना अरेंज कर लिया जाता है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप हर एवरी nth एलिमेंट को, मतलब एक आपने फॉर्मूला बना लिया कि आपने 10th आइटम चूज करनी, 5th करनी, 6th, यानी nth आइटम
पॉपुलेशन में उस सीक्वेंस से चूज करते जाते हो जो आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो सकता है चाहे वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अगेन ये एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है एक रेगुलर इंटरवल्स पर और उस पर, क्योंकि आपको पूरा एक सैम्पलिंग फ्रेम ऑलरेडी पता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखो जब पॉपुलेशन है आपकी जिससे आपने सैंपल को ड्रॉ करना है उसमें अगर होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, होमोजेनियस मतलब होता है विद आइडेंटिकल फीचर्स, तो तब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को जनरली अप्लाई किया जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर तो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है मतलब होमोजेनियस नहीं है, यानी मतलब ज्यादा नहीं आप कह सकते, लाइक मान के चलो माइनर बिट वेरिएशंस होंगी, तब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाने के लिए। देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बीइंग अ सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें आप पॉपुलेशन को होमोजेनियस सब ग्रुप्स में और स्ट्रेटा में डिवाइड, देखो अब आप पॉपुलेशन को देखो कोई ना कोई तो एक दूसरे से मैच खाएगा ना, आप उसको होमोजेनियस ग्रुप्स और स्ट्रेटस में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हो, फिर सैंपल को सिलेक्ट करते हो हर एक स्ट्रेटम से, यानी हर एक स्ट्रेटा से सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉपुलेशन को सैंपल से एलिमेंट्स चुने जाते हैं, सैंपल में एलिमेंट्स चुने जाते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि जो सैंपल है वो आपकी जितनी भी पॉपुलेशन की डिफरेंट या यूनिक वेरिएशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक ना इसमें उन्होंने पूछा गया था, सो इन शॉर्ट जब आपकी हेटेरोजेनियस सब पॉपुलेशंस होंगी तब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को यूज किया जाएगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है होमोजेनियस सब ग्रुप्स में, जिसको हम स्ट्रेटा के या स्ट्रेटम के नाम से जानते हैं, और फिर सैंपल्स को सेलेक्ट किया जाता है हर स्ट्रेटम से। सो ये मेथड पूरा इंश्योर करता है 100% कि आपके पॉपुलेशन में से जो सैंपल बनाया गया वो रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन को लेके। अब आगे आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। देखो जब आपके अगेन हेटेरोजेनियस सब पॉपुलेशंस हैं तब मल्टी स्टेज सैंपलिंग यूज की जाती है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में अगेन आपकी पॉपुलेशन को मल्टीपल स्टेजेस और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है हर एक स्टेज से। ये मेथड इंश्योर करता है कि पॉपुलेशन जिनके डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बन सके। अब आगे हमारे पास आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स है इनमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होती, यानी इनमें जो आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस नहीं होगा कि वो सैंपल में सेलेक्ट होगा, और इवन ये यहाँ पे चांस से चीजें नहीं होती, ठीक है। यानी ये मैंने आपको बता दिया कि हर आपका पॉपुलेशन का जो एलिमेंट उसके पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैंपल में सिलेक्ट होगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बनाऊं तो कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, ये सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स हैं। अब ये इनको ऑफनली तब यूज किया जाता है जब आप एंटायर पॉपुलेशन का रिसर्चर के पास एक्सेस नहीं होता और या वो उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी एक सबसेट में है पॉपुलेशन के, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है कोटा सैंपलिंग। देखो कोटा सैंपलिंग एक नॉन रैंडम मेथड है सिलेक्ट, जिसमें हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास एक पॉपुलेशन गिवन हो। अब कोटा सैंपलिंग में क्या करता है, जो रिसर्चर वो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है प्री डिफाइंड कोटा स्टोरिंग, उसने अपना कोटा ऑलरेडी डिफाइन किया है, यानी उसको उस कोटा में जो जो चीजें चाहिए, जो जो उसकी प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, यानी यहाँ पे कोई रैंडम सिलेक्शन का चांस नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपके पास कन्वीनियंस सैंपलिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। देखो जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है वो बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को चूज किया जाता है कन्वीनियंस और असेसिबिलिटी के, यानी रिसर्चर्स उन एलिमेंट्स को चूज करता है एक जो इजीली अवेलेबल है, असेसिबल है और उसके लिए कन्वीनियंट है। सो कन्वीनियंस सैंपल में जो रिसर्चर है वो इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगा जो रेडिली अवेलेबल है, मिल रही है टाइम पे, और वहाँ पे कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत है, मतलब इजीली आपको वो आप उनको सैंपल में चूज कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अगर आप ऐसे पीपल चूज कर रहे हो, वो मतलब आपने क्लास फ्रेंड्स या नेबर से बंदों को चूज करना है जिनके आप प्रेफरेंस जानना चाहते हो एक सर्टेन ब्रांड को लेके, जो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है, तो वहां पे आप कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज कर सकते हो। सो रिसर्चर इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करेगा वो जो कन्वीनियंट है अप्रोच को लेके, जैसे क्लासमेट्स हो गए, नेबर्स हो गए, अदर देन यूजिंग अ रैंडम और सिस्टमेटिक सैंपलिंग अप्रोच। यानी कन्वीनियंस सैंपलिंग को इन शॉर्ट उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, आपको रैंडमली या मतलब आप ऑन एन रैंडम बेसिस सैंपल नहीं बना सकते, वो बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए या बहुत डिफिकल्ट है या इवन इम्प्रैक्टिकल है, तब आप कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सैंपल होगा वो पॉपुलेशन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, बहुत सारी लिमिटेशंस है, जैसे आप जनरलाइजेबिलिटी नहीं अच्छे से कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन ही आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
सैम्पलिंग बायस है, यानी सैंपल आपके फेवर में जा सकता है अगर आपने कन्वीनियंटली चूज किया सैंपल, माइट भी वो हमेशा आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आपने किया हो। सो जो रिजल्ट्स यहाँ से आते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं एंटायर पॉपुलेशन के, और जो सैंपल है वो भी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता सारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉजन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा जब आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट आके आता है हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग। देखो ये भी एक नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, मेथड है। पर्पसिव सैंपल में इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है रिसर्चर की जजमेंट और पर्पस क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे। रिसर्चर रिसर्च किस चीज के कर रहा है, क्या उसका मुद्दा है, जो उसका पर्पस है, जो उसकी जजमेंट, उसके बेसिस पे आप सैंपल बनाते हो, ठीक है। इसमें आप डेलिबरेटली उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हो जो रिसर्चर को लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे या नॉलेजेबल होंगे। मतलब अगर आपने क्लास को स्टडी करना है, मतलब अगर आपने क्लास से कोई डाटा कलेक्ट करना है, अगर आप सीधा पता आपको है रिसर्चर को, बीइंग यू आर अ रिसर्चर, अगर आपको पता है कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे ही ये डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप हर क्लास के मॉनिटर्स को चूज कर लो। सो ये चीज पर्पस सैंपलिंग के अंदर आती है। आगे आता है कोटा सैंपल। देखो ये भी एक नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। कोटा सैंपल में इंडिविजुअल्स को और प्री डिफाइंड कोटास के अकॉर्डिंग ये मैंने वैसे आपको ऑलरेडी भी बता दिया, यानी कोटा सैंपल में इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल में प्री डिफाइंड कोटास के कारण। यानी ये प्री डिफाइंड कोटास कैसे होंगे, मतलब रिसर्चर ने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा क्या उसको सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, क्या डेमोग्राफिक्स चाहिए जो आप सैंपल में रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो इंडिविजुअल्स की सिलेक्शन है वो कोटास के अंदर ही होती है, यानी रैंडम बेसिस पे नहीं होती। आगे आता है जजमेंट सैंपलिंग। देखो कहीं ना कहीं जजमेंट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग वन एंड सेम थिंग ही है, ये बहुत मैच खाते हैं। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को जो बेस्ट पोजीशन में, मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं, यानी वो बेस्ट पोजीशन में है कि वो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे देंगे, आप उनको चूज कर लेते हो। सो जजमेंट सैंपलिंग में इंडिविजुअल्स और यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है सैंपल में। अब ये चीज डिपेंड करती है किन को चूज करना, रिसर्चर की जजमेंट पे। यानी रिसर्चर को कि जब लगता है कि ये बंदे सबसे बेस्ट है, इनको सैंपल में चूज करना चाहिए, वो उनको चूज कर लेता है, ठीक है। अब आगे आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स इन डाटा कलेक्शन कैन अराइज ड्यू टू सेवरल रीजन। देखो एरर्स भी, सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी। अब जो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है डाटा कलेक्शन के टाइम में ये अराइज हो सकते हैं, ये इनके अलग अलग कारण है, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं वेग डेफिनेशंस यूज्ड इन डाटा कलेक्शन। देखो जब आप जो टर्म्स और कॉन्सेप्ट आप डाटा कलेक्शन में यूज कर रहे हो वो क्लियर ही नहीं है, मतलब पता नहीं आपने कहां से अंतरिक्ष उठा के टर्म्स को यूज कर लिया, कॉन्सेप्ट्स को यूज कर लिया, वो समझ ही नहीं आ रहे। सो यहाँ पे ना डैम श्योर है जो आपके रिस्पॉन्सेस होंगे वो इनकरेक्ट होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। सो अगर तो आपकी कैटेगरीज में या क्वेश्चंस में एम्बिगिटी आ रही है, मतलब वो मतलब धुंधली है, सब धुंधला धुंधला है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो आपके रिस्पोंडेंट्स कभी रिजल्ट अच्छे से दे ही नहीं पाएंगे, आप उनको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर लोगे, इसमें यानी डाटा कलेक्शन में एरर्स अराइज हो जाएंगे। फिर आता है डिफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। देखो डाटा कलेक्शन के अनगिनत मेथड्स हैं, सारे मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपने मेथड ही गलत चूज कर लिया या अगर जो आपने चूज किया उसका डिजाइन ही नहीं प्रॉपर है, तो डैम श्योर है एरर्स तो आएंगे ही आएंगे। सो मान लो अगर आप अनरिलायबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हो, गलत तरीके से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, या आप अपने फेवरेट बंदों से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, बायस्ड है, उससे आपको यानी इन शॉर्ट इनएडिक्वेट सैम्पलिंग टेक्निक है, यानी एरर्स इससे जनरेट होंगे ही होंगे। देखो आगे आते हैं रॉन्ग एंट्री मेड इन दी क्वेश्चनर। अब देखो जब आप डाटा एंट्रीज कर रहे हो, अब जब आप इंफॉर्मेशन में मतलब आपने क्वेश्चन के थ्रू डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब जो डाटा एंट्री एरर्स हैं ये हो सकते हैं अगर जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को पेपर सर्वे से और क्वेश्चन इनटू डिजिटल फॉर्म। मान लो देखो आपके जो क्वेश्चन है सब वो तो प्रिंटेड फॉर्म में होंगे ना, आपने उसमें डाटा ठीक किया है कलेक्ट, अब जब आप वहां से डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो, डाटा एंट्रीज डाल रहे हो आप डिजिटल फॉर्म में, अब जो ट्रांसफॉर्म में यानी ट्रांसमिशन में गलती होगी, अगर आपने वहां पे 100 दिखा तो उधर आपने 1000 चढ़ा दिया, तो ये भी एरर्स होते हैं, यानी ये ड्यू टू रॉन्ग एंट्री हो जाते हैं। अब ये बेसिकली टिपोग्राफिकल एरर्स हो गए, यानी मिस इंटरप्रिटेशंस होगी रिस्पॉन्सेज की, और रिकॉर्डिंग डाटा अगर यहाँ इवन आप डाटा को गलत फील्ड में लिख सकते हो, तो ये सारी ना सारी कई चीजें कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसीज अराइज कर सकती हैं। आगे आता है ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड टू अवॉइड सेंसस स्टडी। देखो जब रिसर्चर या सर्वे ऐसा सैंपल चूज कर लेते हैं कि वो अकेला एक पोर्शन या पॉपुलेशन का इंस्टेड कंडक्टिंग सेंसस स्टडी। देखो सेंसस का तो आपको पता है, पॉपुलेशन सेंसस होते हैं इंडिया में, ये तो आपको पता है, यानी जब आप एंटायर की एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करते हो। देखो जब सैंपल से स्टडी की जाती है ना, जब ये आप सोच रहे हो भाई सेंसस करना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, हम एंटायर पॉपुलेशन से डाटा
कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने एक पोर्शन चूज कर लिया पॉपुलेशन का कि वो सैंपल से हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन सैम्पलिंग एरर्स का रिस्क अराइज हो जाता है। माइट भी जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया होगा वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा एंटायर पॉपुलेशन, जिसके कारण बायसेस एरर्स आ सकते हैं डाटा कलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, समझ गए? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके सैंपल्स चैट की जाए। देखो आपने जो सैंपल से मीन या प्रोपोर्शन, इसको जब हम सैंपल का मीन प्रोपोर्शंस निकालते हैं ना, उसको सैंपल स्टैट किया जाता है। जब हम सैंपल स्टैट को एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, एक टेबल सेट की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपको, जब आपके मल्टीपल सैंपल्स आपने जो पॉपुलेशन से बनाए हैं जिनका साइज सेम होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके सैंपल स्टैट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो जो आपका सेंट्रल, ये होती है आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये स्टैट का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि जो आपका सैंपल साइज है वो जैसे इंक्रीज होगा, जो आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन की, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करेगी। मान लो आपने एक सैंपल बनाए हुए हैं, मल्टीपल सैंपल्स हैं सेम साइज के, आपकी पॉपुलेशन है, उससे आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते जाओगे, जो आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चलती जाएगी। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कहना है। अब ये चीज रिगार्डलेस होती है, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो जो CLT है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस अलाउ करता है और आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो सैंपल मीन्स के बेसिस पे। अब आगे आते हैं टाइप 1 एरर क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, बट जो आपका टेस्ट स्टेट है, यानी जो आपका टी टेस्ट करोगे वो देखो नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नेचुरली वो ट्रू, मतलब वो सही है, बट जो आपने टेस्ट चैट किया उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तब टाइप 1 एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अराइज होते हैं। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर्स तब आते हैं जब नल हाइपोथेसिस जो अज्यूम ये करता है कि रिलेशनशिप का कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो ट्रू होगा, बट जो आपने टेस्ट चैट किया उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। सो ये एक फॉल्स पॉजिटिव है, जो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट या रिलेशनशिप हमने डिटेक्ट किया है, उसको वो रियलिटी में कभी था ही नहीं। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल आई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल उन्होंने देके उन्होंने पूछा था। वो क्या कह रहे थे, वाइल वंडरिंग इन जंगल किंग दुष्यंत मैरिड शकुंतला एज नरेटेड इन अभिज्ञान शकुंतलम। He gave her royal ring which could have her identity when she would come to meet him in future. However, she had lost the ring while going to meet him. When she arrived at Dushyant's palace, he failed to recognize her as she did not have the ring. बहुत सिंपल उन्होंने कहा, किंग दुष्यंत थे जो, उन्होंने क्या किया, जब वो जंगल में घूम रहे थे उन्होंने जंगल में जाके शकुंतला के साथ मैरिज कर ली। ये चीज हमें अभिज्ञान शकुंतलम ने अच्छे से बताई है। तब किंग दुष्यंत ने जब शकुंतला के साथ मैरिज कर ली तो किंग दुष्यंत ने उसको रॉयल रिंग दी थी और कहा था जब भी वो पैलेस में आएगी वो रिंग उसके हाथ में जब देखेंगे तो वो उसको पहचान लेंगे। और जब शकुंतला कुछ टाइम बाद पैलेस में गई तो उसकी रिंग तो गुम हो चुकी थी पहले, बट दुष्यंत ने उसको, अब रिंग तो थी नहीं, सो दुष्यंत ने उसको पहचाना ही नहीं। अब यहाँ पे जो स्टैटिकल एरर किंग दुष्यंत ने कमिट किया वो है, ये वो नैरेटिव यानी जो दर्शाता है कि ये टाइप 1 एरर है। सो जो टाइप 1 एरर है इसे फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी जाना जाता है, जो पेपर में बहुत बार आया है। सो ये तब अक्कर होता है जब हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हो या जो डिसीजन है आपने जो आपने बनाया वो डाटा या एविडेंस के बेसिस पे है, दैट लीड्स टू एन इनकरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, मतलब आपने या तो नल है अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लिया, या जो आपका डिसीजन था वो डाटा और एविडेंस पे बेस्ड है बट उसने इनकरेक्ट कंक्लूजन दे दी। सो अगर हम इस नैरेटिव की बात करें तो जो किंग दुष्यंत का डिसीजन था कि उसने शकुंतला को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि उसने रॉयल रिंग नहीं पहनी थी, बट जो एक वाज सपोज्ड टू सर्व एज हर आइडेंटिटी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसको वो पहचानेंगे ही तब जब उसने रॉयल रिंग डाली होगी। हाउएवर इसका क्या नतीजा निकला कि इट टर्न्ड आउट दैट शी लॉस्ट, उसने तो रिंग घुमा दी थी। अब इससे फॉल्स कंक्लूजन बन गई, जिसके यानी शी वाज नॉट हु शी क्लेम टू बी, यानी उससे रिंग गुम हो गई, मतलब उसका वजूद ही गुम हो गया, मतलब किंग दुष्यंत ने उसको पहचाना ही नहीं। सो इन शॉर्ट जो ये स्टैटिस्टिकल टर्म है इसमें जो टाइप 1 एरर है ये, यानी इसमें आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। सेम वे में इस नैरेटिव में किंग दुष्यंत ने हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया और शकुंतला उसकी वाइफ कभी थी ही नहीं, क्योंकि वहां पे रिंग ही नहीं है। अगर उसने रिंग डाली होती तो वो उसकी वाइफ होती। सो विच वॉज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये चीज जाहिर होती है कि आप एक रिंग को रिलायबल आइडेंटिटी नहीं मान सकते। बंदा तो शकुंतला तो वही थी, फेस तो वही था ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता था।
ठीक है। सो ये था एक टाइप 1 एरर की बेस्ट एग्जांपल जो पेपर में बहुत बार आई है। अब आगे आता है पी वैल्यू। देखो मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है सिग्निफिकेंस का, जहां पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जो ये पी वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी होती है एक टेस्ट स्टैट को ऑब्टेन करने की एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी बहुत सिंपल है, पी वैल्यू स्टैट में मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। जो पी वैल्यू है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जहां पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी पी वैल्यू यानी ये वो प्रोबेबिलिटी है आपकी एक टेस्ट स्टैट को ऑब्टेन करोगे एज एक्सट्रीम, हद से हद या हद से भी ज्यादा, जब आपकी जो ये वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से ऊपर चली जाएगी। यानी आप यहाँ पे बट आपकी अजम्पशन होगी जो नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है। सो इसको यूज किया जाता है डिसीजन लेने के लिए कि यानी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। आगे आता है पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। देखो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो आपका टेस्ट है, जो आप कंडक्ट कर रहे हो, जो स्टैटिस्टिक टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हो, कि वो आपको लेके जाएगा कि आप नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन करोगे कि जब आपकी वो रियलिटी में फॉल्स होगा। मतलब पावर आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे कि जब वो फॉल्स है, उसे हम पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं। यानी पावर ऑफ टेस्ट एक ऐसी आपकी काबिलियत है कि आप डिटेक्ट कर सकते हो ट्रू इफेक्ट या डिफरेंस क्या पड़ रहा है। अब आगे आता है स्टैंडर्ड एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जो स्टैंडर्ड एरर है ये आपको मेजर करके बताता है जो आपने एस्टिमेट किया वो वेरिएबिलिटी उसकी कितनी है, उसकी प्रिसीजन कितनी है। मतलब जो आपका एस्टिमेट है वो बिल्कुल प्रिसाइज है, वो ठीक है, या वो वेरिएबल है मतलब वो वेरिएट कर रहा है, वो ठीक नहीं है। ये आपको स्टैंडर्ड एरर मेजर करके बताएगा। सो ये क्वांटिफाई करके आपको बताता है कि डेविएशन जो हो रही है उसका अमाउंट कितना है। यानी अब ये डेविएशंस किसके बीच होंगे, ये एक तरफ होता है सैंपल स्टैट, एक तरफ होता है पॉपुलेशन पैरामीटर। जब आप इन दोनों को मेजर करते हो, ये अगर तो दोनों बराबर आए तो वेल एंड गुड थिंग, फिर स्टैंडर्ड एरर नहीं है। अगर इसमें डेविएशंस आ रही है, वो कितनी क्वांटिफाई करेगा, वो कितनी अमाउंट के ऑन एन एवरेज, ये चीज आपको स्टैंडर्ड एरर बताता है। सो जो स्टैंडर्ड एरर, जितना स्मॉल स्टैंडर्ड एरर होगा उतना ही प्रिसाइज आपका एस्टिमेट होगा। सो स्टैंडर्ड एरर को टिपिकली कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की और सैंपल का साइज को यूज करके। सो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एस्टिमेट की, वो आप सैंपल से कैलकुलेट करते हो। बेसिकली ये आपको वेरिएबिलिटी बताती है और एस्टिमेट में अनसर्टेनिटीज कितनी अराइज हो रही है ये चीज वो आपको बताएगी। अब जो ये स्टैंडर्ड एरर है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको आप एक्यूरेसी से यूज कर सकते हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, जो सैंपल में भी यूज कर सकते हो, जो आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है कि जो ये सैंपल मीन है वो कितना वेरी कर रहा है, यानी वेरी इफ यू वर टू रिपीट अ स्टडी यूजिंग न्यू सैंपल्स फ्रॉम विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी अगर आप स्टैंडर्ड एरर, एक तो वेरिएशंस तो आपको बताएगा, इवन सैंपल एरर ये भी आपको बताता है कि अगर आप जो आपका सैंपल मीन है वो कितना वेरी करेगा। अगर आप अगेन दोबारा से न्यू सैंपल से सेम स्टडी, यानी न्यू सैंपल सेम पॉपुलेशन से बनाते हो, उसको स्टडी करते हो, तो वो भी वेरिएशंस आपको बता देता है। सो जितना स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होगा उतना ही आपका पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो स्टैंडर्ड एरर मेजर करके बताता है कि एक सैंपल मीन कितना प्रिसाइज है एज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है। सो जितना स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखो जब आप सैंपलिंग करते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तब जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है उसको आप बिलो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे मेंशन है उसको यूज करके फॉलो करते हो। यहाँ पे जो पहले आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, एन है सैंपल का साइज, जो बड़ा एन है वो पॉपुलेशन साइज है। यानी जब आपकी सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो जो हर सिलेक्टेड आपका सैंपल है यूनिट में, वो उसको जब रिप्लेस नहीं किया जाएगा नेक्स्ट सिलेक्शन के साथ, तब जो आपके उसके कारण क्या होगा, आपका फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शंस मिल जाएंगे आपको। सो जो प्रेजेंस है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर की, वो एडजस्ट कर देता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को। सो जो फॉर्मूला ये अपने अकाउंट में लेता है जो आपकी डिक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जैसे जैसे आपका सैंपल साइज अप्रोच करता है पॉपुलेशन साइज को। सो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट स्टैंडर्ड एरर को कर लेता है ताकि जो रिफ्लेक्ट हो सके जो रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है जो फाइनाइट पॉपुलेशन के कारण हो रही है। अब जो आपका स्टैंडर्ड एरर मीन है वो बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड करता है, वो आपके सामने मेंशन्ड है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। फिर आप बेस पॉइंट ऑफ एस्टिमेट इसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्ड टू मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसको निकाल दो। फिर नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कॉरेस्पॉन्ड आपका करता है μ इज नॉट इक्वल टू अगेन μ2। ठीक है। फिर पैरामीटर वैल्यू ऑफ जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है जो आपकी वैल्यू है आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड पे, जो मीन पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन का मीन है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है। लास्ट आज का टॉपिक आता है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन।
देखो जो ये स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशंस है इसमें आप सैंपल डाटा को यूज़ करते हो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी अब जो ये पॉइंट एस्टिमेशन है इसमें आप सिंगल वैल्यू एस्टिमेट्स निकालते हो पैरामीटर जो आपके इंटरेस्ट का है। जैसे आपने सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लिया, उसके वो आपके पॉपुलेशन के मीन के बारे में आपको एस्टिमेट बताएगा। देखो दो तरीके के, एक पॉइंट ऑफ टाइम होती है, यानी एक जब आपने एक वैल्यू निकाली है, जब आपने इंटरवल निकाली है वहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशंस होती है। ये इंटरवल एस्टिमेशंस आपको रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर देती है, यानी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में होती है जिसमें ज़्यादा लाइकली है कि पॉपुलेशन पैरामीटर इस वैल्यू के अंदर अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। यानी जो आपकी एस्टिमेशन टेक्निक्स है ये सैंपल साइज भी कंसीडर करेंगे, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, वेरिएशंस कितनी आ रही है, और इवन आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आपका एक रिलायबल एस्टिमेट कंस्ट्रक्ट करेगा उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। सो हमने पूरा डिटेल में एक टॉपिक कर लिया। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं जो सैम्पलिंग और एस्टिमेशन है रिसर्चर्स को कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं कि वो अच्छे से इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। इवन प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को यूज किया जाता है एक ऐसा सैंपल बनाने के लिए जो सारी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे आज का सेशन हमारा होता है कंप्लीट, या हमारा बस अब एक और सेशन कंडक्ट होगा, उसमें हमारी यूनिट 5 पूरी एंटायरली कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ इसकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और ये जो हमारा टेली क्विज है वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी चैनल पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में चैनल पे अवेलेबल है। जस्ट आपको करना है कि दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दो। और करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।